Good morning, class. Welcome to IT Infotech Unit 3, Class 10. Today we will learn what is information and communication technology skills. This is the first topic. What is operating system? Before we will learn types of operating system, we will learn the what is operating system. So we will start. An operating system perform all the basic tasks like managing file, process and memory. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि बेसिक परफॉर्मेंस को मैनेज करता है, लाइक मैनेजिंग फाइल करता है, प्रोसेसिंग एंड मेमोरी पे डेटा को सेव करता है. दस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए मैनेजर ऑफ ऑल द रिसोर्स मैनेजर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क क्या करता है, एक मैनेजर की तरह एक्ट करता है जो रिसोर्स को मैनेज करने का काम करता है. हार्डवेयर रिसोर्स हो, सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो या किसी एप्लीकेशन का कोई इंस्ट्रक्शन उसको मैनेज करने का काम करता है. दस ऑपरेटिंग सिस्टम बिकम्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन. और इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूजर एंड मशीन के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जो यूजर इंटरैक्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे बाय द यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक मीडिएटर है जिसके द्वारा हम यूजर और मशीन के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है. नेक्स्ट, क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सम ऑफ द वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलो. तो फर्स्ट, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप डायरेक्टली एप्लीकेशन पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं. देयर इज एन ऑपरेटर विच टेक सिमिलर जॉब हैविंग सेम रिक्वायरमेंट. उसमें क्या होता है कि एक ऑपरेटर होता है जो सेम काइंड ऑफ जॉब को एक ग्रुप, एक बंडल पे या एक बैच पे बंडल बनाता है और उसको वन बाय वन प्रोसेस करता है. तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पहले वर्ल्ड वर्जन है जो हम लोग टेप ड्राइव पे या किसी भी तरह मीडियम से हम डेटा को अपने सिस्टम से, अपने जो भी मीडियम है उसके द्वारा डेटा को कलेक्ट करके जाके ऑपरेटर को दे देते थे. ऑपरेटर क्या करता था, वन बाय वन सिमिलर काइंड ऑफ जॉब को परफॉर्म करवाता था. उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट होता था वो आपको प्रोसेस करवा के दे देता था. तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था कि हर कोई इसको यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उस समय बहुत कम सिस्टम था जिसके द्वारा लोग अपना काम खुद नहीं करते थे. एक ऑपरेटर को रखते थे, एक स्पेसिफिक प्लेस पे कंप्यूटर हुआ करता था और वहां पे जाके अपना काम, अगर किसी काम को करवाना है तो आप पहले उस काम को एक टैब ड्राइव पे जाके उसमें डाल के उसको जाके जमा देते थे, वो अपना काम को परफॉर्म करवाता था. नेक्स्ट है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर टू सॉर्ट द जॉब विद सिमिलर नीड. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर को हुआ करता था कि सिमिलर काइंड ऑफ जॉब को एक ग्रुप पे बना के उसको वन बाय वन परफॉर्म करवाना. तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम है. जैसे हम लोग कोई भी जॉब होता था, जॉब का मीन्स हो गया वर्क इंस्ट्रक्शन, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3. तो जॉब 1 का मीन्स हो गया कि इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2 एंड इंस्ट्रक्शन 3. तो जो भी काम हम लोग को करवाना होता था, जो कि हर किसी के पास उस समय सिस्टम नहीं होता था, तो अपना काम को करवाने के लिए एक मीडियम था जैसे टेप ड्राइव था, उसमें अपना काम को लोड कर दिए और जाके हम ऑपरेटर को दे दिए. ऑपरेटर जो है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करता था कि जिसका जिसका भी काम होता था वो अपना काम को लोड करके टेप ड्राइव पे जाके दे देता था और
ऑपरेटर क्या करता था कि देखता था कि कौन कौन सा काम एक तरह का है उसको एक बैच पे बनाता था, कौन कौन सा काम एक तरह का है उसको एक बैच में बनाता था। फॉर एग्जाम्पल हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ करवाना है, तो बहुत सारे लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ करवाना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो भी काम होता था वो एक बैच बनाता था, एक्सेल का जो भी काम होता था उसको एक बैच बनाता था, एंड पावर पॉइंट का जो भी काम होता था उसको एक बैच बनाता था और उसको प्रोसेस करवाता था। ये प्रोसेस करवाने का काम किसका था? ऑपरेटर का था। तो ये जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंटरेक्ट करता था बाय द यूज ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के द्वारा इसको वर्क को परफॉर्म किया जाता था, और ये सीपीयू आपका इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करके रिजल्ट ऑपरेटर आपको दे देता था, सबमिट कर देता था जो भी काम को आपको करवाना है। क्योंकि हर किसी के पास उस समय सिस्टम नहीं था और अपना काम खुद नहीं कर सकता था, क्योंकि सिस्टम नहीं था तो अपना काम खुद नहीं कर सकता था। तो वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे कंप्यूटर होता था और उसको जाके दे देता था काम, वो अपना काम जिसका भी काम होता था उसको करके वो आपको रिटर्न आपका रिजल्ट देता था। तो ये आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आया था, उसमें बहुत नंबर ऑफ सिस्टम कम था, बहुत यूनिवर्सिटी में कुछ अगर पूरे यूनिवर्सिटी का डेटा होता था तो एक कंप्यूटर उस डेटा को हैंडल करता था। अभी तो हर घर में कंप्यूटर हो गया जिसके द्वारा हम लोग अपना काम खुद कर सकते हैं, पर उस समय ऐसा नहीं था, जिसके द्वारा एक ऑपरेटर को रखा जाता था, एक सिस्टम होता था, एक ऑपरेटर को रखा जाता था और वो आपका ऑपरेटर आपका काम को करके देता था। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज इजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम। और इसका एडवांटेज क्या था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का? बड़े से बड़े काम को रिपीटेडली मैनेज करता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और इजी वे में उसको मैनेज कर लेता था। नेक्स्ट है द आइडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज वेरी लेस। तो आइडल टाइम का मीन्स क्या होता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे सीपीयू कभी खाली नहीं होता था, क्योंकि सिस्टम कम था, लोग बहुत सारे लोग है ना अपना काम करवाने के लिए आते थे और वो काम को टेप ड्राइव पे लोड करके उस ऑपरेटर को दे देते थे। तो ऑपरेटर का काम था कि हमेशा वो काम जो भी काम दिया उसका काम को परफॉर्म करते रहना, क्योंकि उस समय सिस्टम इतना फास्ट भी नहीं था और इसके वजह से काफी डिले भी होता था। तो इसलिए वो मतलब सिस्टम जो है कभी खाली नहीं बैठता था। आइडल टाइम का मीन्स कभी खाली नहीं बैठता था, वो रेगुलरली अपना काम को ऑपरेटर उसको करवाते रहता था। नेक्स्ट मल्टीपल यूजर कैन शेयर द बैच सिस्टम। और बैच सिस्टम पे क्या होता था कि मल्टीपल यूजर कैन शेयर द बैच सिस्टम, यानी बहुत सारे यूजर जो है अपना काम को देता था ऑपरेटर को, और बैच सिस्टम क्या है उसका काम को परफॉर्म करके देता था। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द कंप्यूटर ऑपरेटर शुड बी वेल नोन विथ बैच सिस्टम। तो उस समय जो भी कंप्यूटर हुआ करता था उसको हैंडल करता था कौन? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को ये बैच सिस्टम के बारे में काफी नॉलेज होता था, जिसके द्वारा वो टास्क को परफॉर्म करवाता था। नेक्स्ट है अगर ऑपरेटर को नॉलेज नहीं होता बैच सिस्टम का तो वो काम को नहीं करवा पाता है। इसलिए ये डिसएडवांटेज है कि आपको कंप्यूटर बैच सिस्टम के बारे में जानकारी होना सबसे मस्ट था, कि अगर आप पूरे तरह से बैच सिस्टम के बारे में अगर नहीं जानते ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो आप इंस्ट्रक्शन को रन नहीं कर पाते थे, एग्जीक्यूट नहीं करवा पाते थे। तो इसलिए ये डिसएडवांटेज है कि सिस्टम को यूज करने के पहले आपको बैच सिस्टम के बारे में नॉलेज होना जरूरी था। नेक्स्ट है बैच सिस्टम आर हार्ड टू डिबग। बैच सिस्टम पे एक और प्रॉब्लम था कि इसका एरर फाइंड करना काफी मुश्किल था, क्योंकि एक बैच में नंबर ऑफ जॉब होता था और उस जॉब को वन बाय वन परफॉर्म करवाता था सिस्टम। तो ये डिबग का मीन्स होता है एरर। अगर कहीं मिस्टेक है तो उसको फाइंड करना काफी डिफिकल्ट था। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज समटाइम कॉस्टली।
अब बैच सिस्टम जो है काफी कॉस्टली हुआ करता था, क्योंकि उस समय सिस्टम इतना अवेलेबल नहीं था, नंबर ऑफ सिस्टम था। फॉर एग्जांपल बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लिए एक सिस्टम था, तो उसमें इसलिए कॉस्टली था कि फर्स्ट टाइम आया हुआ था, तो कॉस्टली तो होगा ही होगा। तो इसका डिसएडवांटेज था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Each task is given some time to execute so that all the tasks work smoothly. अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या होता था, तो ये वन बाय वन टाइम को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता था। इस टास्क गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट, अब कोई भी टास्क के लिए एक टाइम एलोकेट कर देता था कि इतने टाइम पर ये वर्क परफॉर्म कर सकता है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था टाइम वर्क के आधार पे उसका टाइम। नेक्स्ट है सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली। और इस तरह से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या होता था कि जो टाइम एलोकेट किया गया है उस टाइम के अंदर वो वर्क को परफॉर्म करना ये सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ईच यूजर गेट टाइम ऑफ सीपीयू एज दे यूज सिंगल सिस्टम। और ये डिपेंड करता था सीपीयू पर कि जो भी इंस्ट्रक्शन का टाइम दिया जाता था उस टाइम के अंदर सिस्टम को अपना टास्क को परफॉर्म करना है। दिस टास्क आर ऑल्सो नॉन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम, और उस टास्क को हम लोग मल्टीटास्किंग सिस्टम कर सकते हैं। द टास्क कैन बी फ्रॉम सिंगल यूजर और फ्रॉम डिफरेंट यूजर ऑल्सो। और टास्क जो है सिंगल यूजर के द्वारा भी दिया जाता था और डिफरेंट यूजर के द्वारा भी दिया जाता था। तो थोड़ा एडवांस हो गया था। बैच सिस्टम पे क्या था कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लिए एक सिस्टम हुआ करता था, तो फिर कुछ डेवलपमेंट हुआ तो सिस्टम थोड़ा बढ़ा और ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज हुआ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या करता था कि बहुत सारे काम को एक बैच में बना के दे दिए, एक ग्रुप में बना के दे दिए और वन बाय वन परफॉर्म करवाता था सिस्टम। पर टाइम शेयरिंग पे ऐसा नहीं था कि जो भी आप वर्क दिए उसको एक टाइम दे दिए कि इतना से इतना टाइम तक ये वर्क करना है, इतना से इतना टाइम तक ये वर्क करना है, तो ये सिस्टम अपने आप टाइम देने के बाद परफॉर्म करता था। और इसमें सिंगल यूजर भी इंटरेक्ट कर सकता था एंड डिफरेंट यूजर भी इंटरेक्ट कर सकता था। नेक्स्ट पॉइंट, द टाइम दैट ईच टास्क गेट टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। और जो टाइम को दिया जाता था प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लिए उसको हम लोग बोलते थे क्वांटम। जो भी टास्क दिया जाता था उसको एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते थे क्वांटम, इज कॉल्ड क्वांटम। क्वांटम आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर, ओएस स्विच ओवर टू नेक्स्ट टास्क। और जो भी टाइम हम लोग देते थे उस टाइम के बाद उस वर्क को एग्जीक्यूट करने के बाद स्विच करता था नेक्स्ट टास्क पर। स्विच करता मतलब वो मूव करता था नेक्स्ट टास्क पे, जो कि फर्स्ट टास्क कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टास्क पे हो जाता था। दिस इज द डायग्राम ऑफ द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम काम कर रहे हैं, ईमेल पे कर रहे हैं, वेब ब्राउजर पे कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सबका टाइम को एलोकेट किया है, ईमेल को कितना टाइम दिया, वर्ड का कितना टाइम दिया एंड वेब ब्राउजर को कितना टाइम दिया, और वो सीपीयू को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता था, सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करके रिटर्न देता था रिजल्ट। सो दिस टाइप ऑफ डायग्राम ऑफ द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टास्क गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। और इसका एडवांटेज ये था कि प्रत्येक टास्क के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता था, इक्वल टाइम इंटरवल दिया जाता था। नेक्स्ट है एडवांटेज लेस चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसमें एक एडवांटेज और था कि लेस चांस ऑफ डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप ये कम बहुत मिनिमल चांस बन गया था कि आप सॉफ्टवेयर को डुप्लीकेसी कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सीपीयू आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस। और इसमें क्या हुआ कि सीपीयू आइडल टाइम जो है, जो सीपीयू अगर टास्क नहीं मिलता था तो सीपीयू खाली बैठता था, तो वो रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे सब टास्क के लिए अलग अलग टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और सीपीयू अपना वर्क स्मूथली परफॉर्म करता था।
नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या था? रिलायबिलिटी प्रॉब्लम। तो रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम ये था कि जो भी हम टास्क को परफॉर्म करवाएं सिस्टम पर, तो ये जरूरी नहीं था कि वो टास्क परफॉर्म हो ही जाए, ठीक है। ये डिसएडवांटेज था, नहीं भी हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं था। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज है कि जो भी हम टास्क को परफॉर्म करवाते थे वो गारंटी नहीं होता था कि ये परफॉर्म हो जाए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। और डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कि वो डेटा को कम्युनिकेट नहीं कर पाता था प्रॉपरली। ये प्रॉब्लम था आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। एग्जाम्पल ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स। तो यूनिक्स क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सेकेंड फेज पे आया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें यूनिक्स एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल्स है। यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह विंडोज एक्सपी है, विंडोज 98 है, विंडोज 2007 है, उसी तरह से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूनिक्स भी क्या है? एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है यूजर एंड मशीन के बीच में। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का किसी भी टास्क को आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबल करने के पहले, इंस्टॉल करने के पहले सिस्टम को असेंबल किया जाता था हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ। उसके बाद उस हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ता था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या 2007 हो सकता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि सारा हार्डवेयर को प्रॉपरली चेक करता है कि ये सिस्टम से प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है, प्रॉपरली असेंबल है या नहीं। और उसके बाद हम लोग एक स्पेस को क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे हम लोग सी ड्राइव, डी ड्राइव, डी ड्राइव बनाते हैं, और वहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वर्क होता है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर अपना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को परफॉर्म करना, यानी जैसा हम काम चाह रहे हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हो सकता है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम काम नहीं करते हैं, हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। पर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है कि हार्डवेयर को प्रॉपरली असेंबल करना, हार्डवेयर का डिवाइस को चेक करना, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी टास्क होता है उसको परफॉर्म करवाना। तो यूजर किस पे वर्क करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे लोड होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए रिसेंट एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिसेंट एडवांसमेंट आ गया जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांस वर्जन था। इसमें और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ गया, कुछ और फंक्शन आ गया, और इससे क्या हुआ कि ये काफी लोगों के लिए हेल्प हो गया। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिसेंट एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। और ये बहुत ज्यादा लोगों को इजी लगा कंपेयरिंग ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें थर्ड फेज पे ये डेवलप हुआ था। तो ऑटोमेटिक वो दोनों से ज्यादा इसमें फीचर्स था, तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दैट टू विथ ए ग्रेट पेस, various autonomous interconnected computers communicate each other using a shared communication network। और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम ये थर्ड फेज पे आया हुआ था, और जिसे लोगों को काफी पसंद आया, क्योंकि वो टाइम शेयरिंग एंड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा फंक्शन था, इजी वे में काम कर सकते थे, और ये ग्रेटली वाइडली यूज हुआ आपका पूरे वर्ल्ड पे। इसका ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर कम्युनिकेट, और इसमें बहुत सारा फंक्शन को प्रोवाइड किया गया जो कंप्यूटर से इंटरकनेक्टेड हो एंड कम्युनिकेट ईच अदर यूजिंग ए शेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क। और एक नेटवर्क के माध्यम से, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को अब पॉसिबल हो गया कि डेटा को सेंड किया जा सकता है।
तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऐसा फंक्शन नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को शेयर करने का कोई मीडियम नहीं था, टाइम शेयरिंग पे भी कोई मीडियम नहीं था। पर बैच डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये फंक्शन आ गया कि आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, तो इसलिए लोगों को ज्यादा पसंद आया। पहले क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो हम काम करवाते थे, काम करवा के कहीं भी उसको सेंड करना था तो हम लोग मैनुअल मोड पे उसको सेंड करते थे, बाय कोरियर हो गया, बाय पोस्ट मेल हो गया, उसके द्वारा हम लोग सेंड करते थे। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक नेटवर्क के मीडियम से आप जिस तरह से अभी हम लोग ईमेल के मीडियम से या व्हाट्सएप के मीडियम से डेटा को सेंड करते हैं, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेटा को सेंड करने में पॉसिबल हो गया और लोगों को इसलिए ज्यादा पसंद आया। तो ये है आपका डायग्राम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। CPU disk memory, CPU is the main memory and disk memory is the CPU is the brain of the computer and disk memory is the main memory. Next है CPU memory and CPU disk memory. नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता था, जो भी वर्क होता था CPU या डिस्क मेमोरी पे उसको इंटरेक्ट करता था और CPU और डिस्क मेमोरी पे जाके उसको कहीं भी ट्रांसमिट करता था, डेटा को शेयर करता था, वहाँ का CPU या डिस्क मेमोरी पे स्टोर होता था और वो अपना डेटा को कभी भी उसको रिट्रीव कर सकता था, देख सकता था। दिस इज द डायग्राम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट फेज, एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या एडवांटेज है? लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूस, और इसमें ये एडवांटेज हो गया कि हमेशा मतलब होस्ट कंप्यूटर पे अपना डेटा को लोड करके रखने की कोई जरूरत नहीं, आपका काम हो गया, आप सेंड कर दिए जिसका जरूरत है। और ये जरूरी नहीं था कि आप होस्ट कंप्यूटर पे हमेशा के लिए डेटा को लोड करके ही रखो, और जिसका जरूरत था उसके सिस्टम पे डेटा को शेयर कर दिया, वो वहां पे अपना स्टोर करके रख सकता था। डिले इन डेटा प्रोसेसिंग रिड्यूस, और इसमें और एक फंक्शन ऐड कर दिया गया कि डेटा का प्रोसेसिंग जो है उसमें डिले नहीं होने लगा, फास्ट कम्युनिकेशन होने लगा, डेटा फास्ट प्रोसेस करने लगा। तो ये एडवांटेज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फेलियर ऑफ द मेन नेटवर्क विल स्टॉप द एंटायर कम्युनिकेशन। हाँ, इसका एक और डिसएडवांटेज ये है क्योंकि नेटवर्क में अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता था तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता था, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता था मेन सिस्टम पर, सर्वर पर। और इसके डिसएडवांटेज ये था कि कोई सिस्टम अगर स्टॉप हो जाता था, पूरे कम्युनिकेशन करप्ट हो जाता था, यानी पूरे कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता था। इसका डिसएडवांटेज था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, टू एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द लैंग्वेज विच आर यूज आर नॉट वेल डिफाइंड एट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और डिसएडवांटेज था, इसका लैंग्वेज जो है वेल डिफाइंड नहीं था, तो लोग इसको इजी वे में नहीं समझ पाता था। जो ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करता था, जो ज्यादा डीपली वेल नॉन होता था, वही इसको ऑपरेट कर सकता था। डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन पे कुछ ज्यादा फंक्शन आ गया था, लोग उसको, हर किसी का पॉसिबल नहीं था कि वो उसको ऑपरेट कर सके, तो ये इसका डिसएडवांटेज था आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लोकस। अब लोकस जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो एग्जांपल है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड से और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। This system run on server and provide the capability to manage data, users, groups, security। और नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गया क्लाइंट एंड सर्वर का, जो अभी लेटेस्ट में हम लोग यूज कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी सिस्टम को आप डेटा को इजी वे में शेयर कर सकते हैं, वो आपका क्लाइंट एंड सर्वर पर डिपेंडेंट हो गया। दिस सिस्टम run on a server and provide the capability to manage data, users, group, security, application and other networking function।
This type of operating system allows share access of file, printer, security application and other networking function over a small private network. और नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से ये फंक्शन हो गया कि सेंट्रल सर्वर पे वो डेटा को स्टोर करता था, सेंट्रल सर्वर पे एप्लीकेशन को स्टोर किया जाता था एंड क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकता था, एक्सेस कर सकता था, जो सर्वर मैनेज करके डेटा को स्टोर करके रखता था। और इसमें एक फंक्शन था कि ये सिक्योरिटी था, क्योंकि सर्वर पे ये रन होता था, तो सर्वर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता था कि कोई भी अनऑथराइज यूजर्स उसको एक्सेस ना कर सके बिना परमिशन का। Application other networking function. This type of operating system allows share access of file, printer, security, application other networking function over a small private network. और इसमें एक फंक्शन था कि आप किसी भी फाइल को किसी भी सिस्टम पे सेंड कर सकते थे, किसी भी सिस्टम से किसी भी फाइल को आप प्रिंट आउट ले सकते थे एंड इंडिविजुअली सब सिस्टम का एक सिक्योरिटी था जिसे अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। एप्लीकेशन अदर नेटवर्किंग फंक्शन ओवर ए स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क और एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन ओवर ए स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क। और ये स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क पे इसका यूज किया जाने लगा, जैसे बैंक पे यूज किया जाने लगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी पे यूज किया जाने लगा एंड स्कूल पे यूज किया जाने लगा। एक स्कूल से दूसरे स्कूल पे डेटा को आप इजी वे में शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ये आपका डायग्राम आपका नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का है। क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4। दिस इज द क्लाइंट कंप्यूटर and you can say that this is the node computer and this is the server computer, and server computer connected to each other of the client computer, and if you want to send the data client 1 to client 3, then first you will send the data in server and server decide the data which client will be required, and server decide करता था कि कौन सा client का require है, कौन सा क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया हुआ है कोई डेटा को फाइल करना। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग गूगल पे जाते हैं, हम लोग टाइप करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को चाहिए तो टाइप करने के बाद हम लोग सेंड कर देते हैं, तो आपका सर्वर से वो डेटा आपको मिल जाता है क्योंकि सर्वर पे स्टोर है डेटा और वो डेटा आपको मिल जाता है। तो ये किसका काम है? सर्वर का काम था मैनेज करने का कि कौन सा क्लाइंट का इंफॉर्मेशन को कौन से क्लाइंट को ट्रांसमिट करना है। दिस इज द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या है? हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर। तो ये जो है सेंट्रलाइज सर्वर काफी स्टेबल हुआ करता था, एक जगह पे हुआ करता था, मीडियम पॉइंट पे हुआ करता था और उसके जो भी सराउंडिंग एरिया है उसमें आपका क्लाइंट कंप्यूटर उसको इजी वे में उसको एक्सेस कर सके, रिक्वेस्ट को सेंड कर सके। तो हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर। सिक्योरिटी कंसर्न आर हैंडल थ्रू सर्वर। और सिक्योरिटी भी सर्वर के द्वारा हैंडल किया जाने लगा कि सर्वर पे वो डेटा होता था, क्लाइंट के पास कुछ नहीं होता था, क्लाइंट रिक्वेस्ट डालता था एंड सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग के आधार पे डेटा को उसके सिस्टम पे प्रोवाइड करवाता था। सर्वर एक्सेस आर पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड टाइप ऑफ सिस्टम। और सर्वर ये जो है ये पॉसिबल हो गया था कि रिमोटली यानी वायरलेसली आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है क्लाइंट कंप्यूटर तक। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर आर कॉस्टली। और इसमें डिसएडवांटेज ये था कि उस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए एक सर्वर चाहिए और सर्वर काफी हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर हुआ करता था, दैट्स व्हाई सर्वर कंप्यूटर आर कॉस्टली। और सर्वर कंप्यूटर इसकी वजह से काफी कॉस्टली होता था क्योंकि उसमें हाई परफॉर्मेंस ऑफ द रैम लगा हुआ रहता था एंड लार्ज अमाउंट ऑफ द स्टोरेज ड्राइव हुआ करता था। इसके वजह से सिस्टम का कॉस्ट इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है पॉइंट 2, यूजर हैज टू डिपेंड ऑन सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशन। एंड यूजर जो है वो मोस्ट ऑपरेशन के लिए सेंट्रल लोकेशन पर डिपेंड हो गया, सेंट्रल सर्वर पर डिपेंड हो गया कि सर्वर
वो डेटा को स्टोर करता था, मैनेज करता था, एंड जो रिक्वेस्ट आता था उसको एक्सेप्ट करके डेटा को उसके अकॉर्डिंग डेटा को ट्रांसमिट करता था। इसलिए सारा क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर पर डिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, मेंटेनेंस एंड अपडेट आर रिक्वायर्ड रेगुलरली। और इसमें एक और डिसएडवांटेज हो गया कि मेंटेनेंस एंड अपडेट जो है हमेशा क्लाइंट कंप्यूटर का एंड सर्वर कंप्यूटर का रेगुलरली रिक्वायर होने लगा, जिसकी वजह से काफी कॉस्ट भी लगने लगा। क्योंकि मेंटेनेंस पर्सन को रखने की जरूरत आ गया, तो अपडेट रेगुलरली करने लगा, तो कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया गया उसका मेंटेनेंस के लिए, तो इसमें कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा लगने लगा और इसको अपडेट भी हमेशा करने की जरूरत पड़ने लगा। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम serve the real time of system. The time interval required to process and respond to input is very small. This time interval is called the response time. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ज्यादा फास्ट हो गया। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर द रियल टाइम सिस्टम। तो ये जो रियल टाइम का सिस्टम का मीन्स क्या है कि जो आप जिस समय डेटा को रिक्वेस्ट किया उसी समय पे आपका डेटा को एक्सेप्ट करके आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके ट्रांसमिट कर देता था रियल टाइम पे, विद इन टाइम कंज्यूमिंग, बिना टाइम को लिए हुए, विद इन टाइम टेकिंग आपका इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाता। दिस इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज वेरी स्मॉल। और ये जो है टाइम इंटरवल जो है काफी कम लगने लगा लोगों को। जो रिक्वेस्ट हम डालें वो तुरंत आपका इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम पे आ गया एंड रिड्यूस द टाइम कंज्यूमिंग। और इस तरह से वो वेरी स्मॉल टाइम लेने लगा सिस्टम। जो डेटा को आप रिक्वेस्ट किए वो डेटा तुरंत आपको मिलने लगा। दिस इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स टाइम। और इस टाइम इंटरवल को हम लोग रिस्पॉन्स टाइम के नाम से जानते हैं। एंड दिस इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। Next, real-time operating system are used when there are time requirement are very strict, like missile system या traffic control system and robots। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे वेरी स्ट्रिक्ट हो गया कि मिसाइल सिस्टम पे एक टाइम बॉन्डेड था कि जब हम टाइम फिक्स करते हैं उसी टाइम पे वो एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ट्रैफिक सिस्टम पे कि जैसे मतलब जो टाइम दे दिए उस टाइम इंटरवल के बाद वो रेड लाइट जल जाना चाहिए, मीन्स जल जाना चाहिए। एंड रोबोट सिस्टम, अगर फॉर एग्जांपल कोई रोबोट हम लोग डेवलप किए हैं तो रोबोट का जो भी इंस्ट्रक्शन फीड करेंगे तो जिस समय जो बटन को प्रेस करेंगे जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे रोबोट उस एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो रियल टाइम का मीन्स होता है कि जब भी हम जो वर्क को दे रहे हैं वो सडनली वो वर्क आपका परफॉर्म करके आपके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट को दे सके। तो रियल टाइम का ये मीन्स है कि जो भी आप काम दिए तुरंत एट द टाइम आपका सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को आपके सिस्टम पर डिस्प्ले करवाए। दिस इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर टू टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। So hard real-time operating system, these operating systems are made for the application where time constraints are very strict and even the shortest possible delay is not acceptable. So hard real-time operating system, these are operating systems meant for application where time constraints are very strict. तो हार्ड रियल टाइम पे के जो भी हम लोग वर्क को देते थे वो काफी स्ट्रिक्ट होता था, उस टाइम के अंदर उसको करता था। एंड इवन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले भी उसको एक्सेप्टेबल नहीं था कि जैसे आप वर्क को दिए वो उसके आधार पे आप तुरंत वर्क को परफॉर्म करता था और आपको रिजल्ट देता था। नेक्स्ट है रियल टाइम सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। These operating systems are for application where for time constant is less strict। इसमें क्या है कि सॉफ्ट रियल टाइम पे टाइम काफी थोड़ा लेस स्ट्रिक्ट था, जिस तरह से हार्ड रियल टाइम पे था उस तरह से ये नहीं था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता था। जैसे हम इंफॉर्मेशन फीड किए रिक्वेस्ट डालें तो थोड़ा टाइम को
टेकिंग करता था और उसके बाद वो रिजल्ट को देता था। दिस इज द डायग्राम ऑफ द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन वेयर यू यूज द यूजर according to requirement and RTOS kernel DSP. This is the operating system and custom hardware. This is the system hardware. Now also all over about of the diagram of the real time operating system. Advantage of RTOS real time operating system. RTOS का full form होता है real time operating system. Maximum construction, maximum utilization of device and system, thus more output from ऑल द रिसोर्स। और ये जो एडवांटेज क्या था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन, इसका थोड़ा सा असेंबल हार्डवेयर का असेंबल कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा काफी टाइम टेकिंग था। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम, दस मोर आउटपुट फ्रॉम द रिसोर्सेज। और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते थे डिवाइस को कनेक्ट करके। एक 10 सिस्टम है उसमें एक प्रिंटर को इंक्लूड किए। किसी भी सिस्टम से आप डेटा को एक प्रिंटर से प्रिंट आउट ले सकते हैं। नेक्स्ट है टास्क शिफ्टिंग। टाइम असाइन फॉर शिफ्टिंग टास्क इन दिस सिस्टम आर वेरी लेस। और इसमें क्या था कि टास्क को हम लोग शिफ्ट कर देते थे और ये जो है टास्क शिफ्टिंग टास्क in this system are very less. For example, in older system it take about 10 microsecond in shifting one task to another, and in latest system it take 3 microsecond. तो इसमें क्या था कि जो भी टास्क शिफ्टिंग करते थे वो टाइम टेकिंग काफी कम लगता था। जैसे अदर सिस्टम पे क्या होता था कि 10 माइक्रोसेकंड का टाइम लगता था, तो इसमें जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 माइक्रोसेकंड का टाइम लगने लगा टास्क को शिफ्ट करने में। अनि रिक्वेस्ट जैसे डालें तो पहले अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में 10 माइक्रोसेकंड का टाइम लगता था, इसमें 3 माइक्रोसेकंड का टाइम लगने लगा वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके तुरंत आपका इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल्स है, एडवांटेज है। एरर फ्री, दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर एरर फ्री। और ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एरर फ्री हो गया, इसमें किसी तरह का कोई डिबगिंग का प्रॉब्लम नहीं रहा, एरर फाइंड करने का प्रॉब्लम नहीं रहा, वो सिस्टम ऑटोमेटिक एरर को भी रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट है पॉइंट मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन इज बेस्ट मैनेज इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम। और मेमोरी एलोकेशन को अच्छे से मैनेज करने लगा कि कौन से जगह पे कौन सा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है, ये प्रॉपरली मैनेज करने लगा मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लिमिटेड टास्क, लेकिन रियल टाइम पे क्या था कि एक लिमिटेड टास्क था, वेरी फ्यू टास्क रन एट द सेम टाइम एंड देयर कंसंट्रेशन इज वेरी लेस ऑन फ्यू एप्लीकेशन टू अवॉइड एरर। तो इसमें कम टास्क होता था तो एरर भी कम होता था, और वेरी फ्यू टास्क रन एट द सेम टाइम, यानी एक समय पे बहुत कम टास्क को परफॉर्म कर सकते थे रियल टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और इसकी वजह से लेस एरर फाइंड होने लगा और एरर को अवॉइड भी करने लगा। यूज हेवी सिस्टम रिसोर्सेस, समटाइम द सिस्टम रिसोर्स आर नॉट सो गुड एंड दे आर एक्सपेंसिव एज वेल। और ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपेंसिव भी था क्योंकि यूज हेवी रिसोर्स सिस्टम, उसमें सिस्टम का भी कॉन्फ़िगरेशन काफी हाई था, तो उसके वजह से उसका कॉस्ट भी ज्यादा होता था, इसलिए वो एक डिसएडवांटेज था लोगों के लिए। बहुत ज्यादा लोग उसको परचेज नहीं कर पाता था टाइप कॉस्ट की वजह से। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। द एल्गोरिथम आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट फॉर डिजाइनर टू राइट ऑन। तो टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोडिंग किया गया वो काफी डिफिकल्ट था, जो कि हर किसी के बस का नहीं था, और ये डिजाइनर के लिए काफी डिफिकल्टी सामना करना पड़ता था उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे टास्क को परफॉर्म करवाने में। थ्रेड प्रायोरिटी, इट इज नॉट गुड टू सेट थ्रेड प्रायोरिटी एज दिस सिस्टम आर वेरी लेस prone टू स्विचिंग टास्क। और इसमें यह था कि स्विचिंग टास्क में काफी वेरी लेस
prone to switching task, यानी इजी वे में आप उसको टास्क को स्विच कर सकते हैं, एक टास्क से दूसरे टास्क में आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेनू आइकन्स एंड टास्क बार ऑन द डेस्कटॉप। अब मेनू का क्या होता है, आइकन क्या होता है एंड टास्क बार क्या होता है डेस्कटॉप पर। तो स्टार्ट मेनू आपको पता है कि स्टार्ट मेनू just left bottom corner of the start menu where you can start the any program. Icons is a pictorial graphical representation of the desktop, यानी जो डेस्कटॉप पे पिक्चर के मीडियम पे होता है या उसको हम लोग आइकन्स बोलते हैं। जैसे माई कंप्यूटर हो गया, कोई फाइल एंड फोल्डर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं हम, अगर हम चाहते हैं कि उसको डेस्कटॉप पे उसको शो करवाएं, दिस इज द कोल्ड आइकन्स। टास्क बार क्या होता है, टास्क बार आपका नीचे होता है कि जो भी वर्क प्रोसेस कर रहे हैं उसका रनिंग स्टेटस को बताने के लिए टास्क बार पे स्टोर होता है। आप टास्क बार को देखकर बता सकते हैं कि कौन कौन सा एप्लीकेशन ओपन हुआ है। तो टास्क बार इज द थिन स्ट्रिप दैट रन अक्रॉस द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। इट अस स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ डिफरेंट एरिया। तो ये जो टास्क बार जो है डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे बटा होता है, सब एरिया का अलग अलग टास्क परफॉर्म करवाने का एक सेपरेट लोकेशन होता है। तो टास्क वर्क होता है क्या है, सिस्टम के जस्ट नीचे होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप पे वो बटा हुआ रहता है, जो बॉटम ऑफ स्क्रीन पर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले, मिनिमाइज किए तो आपका टास्क बार पे शो करेगा। पावर पॉइंट ओपन किए, उसको मिनिमाइज किए तो टास्क बार पे शो करेगा। और इसी तरह से आपका वो स्ट्रिप पे बटा हुआ था टास्क बार, माउस का सेटिंग होता था उसमें, टास्क बार पे होता है। अगर आप वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक अलग स्ट्रिप है जिसमें आप जाके क्लिक करके वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट एरिया पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है टास्क बार। नेक्स्ट है क्विक लॉन्च आइकन्स। क्विक लॉन्च आइकन्स होता है क्या, इन द मेन इमेज अबाउट टेक ए लुक एट द थ्री बिग आइकन टू द राइट ऑफ द राउंड स्टार्ट बटन। तो ये आपका क्विक लॉन्च क्या होता है कि इजिली से उस टास्क को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे हम लोग टास्क बार पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किए, एक्सेल को ओपन किए, मिनिमाइज किए, तो आप इजी वे में डायरेक्ट जाके उसमें क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपका इजी वे में ओपन हो जाएगा, आपको स्टार्ट बटन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन एरिया। द नोटिफिकेशन एरिया फॉर्मली कॉल्ड द सिस्टम ट्रे इज द एरिया ऑफ द टास्क बार वेयर यू कैन व्यू प्रोग्राम एंड टास्क। तो नोटिफिकेशन एरिया पे क्या होता है, एक सिस्टम ट्रे होता है जहां पे जो भी टास्क आप परफॉर्म करवा रहे हैं सबका कलेक्शन होता है, जो रनिंग स्टेट पे होता है, जो करेंटली यूज कर रहे हैं उसका कलेक्शन नोटिफिकेशन एरिया पे होता है कि कौन सा टास्क पे आप वर्क कर रहे हैं, कौन सा फाइल प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है फाइल कॉन्सेप्ट। फाइल ऑपरेशन, ये फाइल इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप फॉर डिफाइनिंग ए फाइल प्रॉपरली। तो फाइल क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है। तो फाइल एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मीन्स क्या है, ये लॉजिकली डेटा को स्टोर करके रखता है, फिजिकली नहीं रखता है। हम लोग क्या, कोई भी फाइल पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं तो लॉजिकली व्यू पे होता है, फिजिकली व्यू पे नहीं होता है। वी नीड टू कंसिडर द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन फाइल। द operating system can provide system call to create, write, read, reposition, delete and truncate file. There are 6 basic file operation within an operating system. तो फाइल ऑपरेशन कोई भी वर्क हम लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं तो फाइल पे ही करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे गए, फाइल न्यू फाइल पे क्रिएट किए न्यू पेज पर, और वहां से हम लोग कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। एक्सेल पे गए, न्यू फाइल को लिए, वहां से हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे उसको इजी वे में डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रिपोजिशन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं फाइल को, यानी फाइल को आप जो डेटा आपको नहीं चाहिए उसको आप रिमूव कर सकते हैं। देयर आर 6 बेसिक ऑपरेशन विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट है आपका क्रिएटिंग फाइल, राइटिंग ए फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे गए, फाइल को क्रिएट किए, उस फाइल पे हम लोग कुछ लिखे, रीडिंग ए फाइल, कुछ अगर जो फाइल सेव है एग्जिस्टिंग फाइल उस पर कुछ रीड कर सकते हैं। रिपोजिशनिंग इनसाइड ये फाइल, अब फाइल के अंदर आप डेटा को रिपोजिशनिंग कर सकते हैं। डिलीट ये फाइल, फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ट्रंकेट ये फाइल, फाइल को हम ट्रंकेट कर सकते हैं
जहां तक हमको जरूरत है वहां तक आप फाइल का डेटा को रख सकते हैं, बाद बाकी आप रिमूव कर सकते हैं। दैट इज द गोल ऑफ ट्रंकेट। फाइल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द लॉजिकल relationship among various records that constitute the file, particularly with respect to the means of identification access to any specific record। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द लॉजिकल रिलेशनशिप। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक लॉजिकल रिलेशनशिप है एमंग वेरियस रिकॉर्ड को कंस्टिट्यूट करने का, स्टोर करने का। फाइल पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू द मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब फाइल क्या एक आइडेंटिफिकेशन है जिसके द्वारा आप आइडेंटिफाई करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फाइल बनाए, अपना फाइल का एक सेपरेट नेम दिए, अब कभी जरूरत पड़े तो उस फाइल पे जाए, उस फाइल के नेम के आधार पे उसको ओपन करेंगे और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के आधार पे उस काम को परफॉर्म करेंगे। कोई हम फॉर एग्जांपल एक्सेल का कोई स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड बनाए, ठीक है, वो फाइल का नेम दे दिए। अब हम कभी जरूरत पड़ा स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड को ओपन करना तो उस फाइल पे जाएंगे और स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड को ओपन करेंगे। दैट इज द फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये लॉजिकल रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है डिक्शनरी स्ट्रक्चर। द डिक्शनरी स्ट्रक्चर is the organization of file into a hierarchy of folder. It should be stable and scalable। तो डिक्शनरी स्ट्रक्चर होता क्या है कि एक हायरार्की होता है। एक हायरार्की का मीन्स क्या होता है कि हम लोग कोई भी डेटा को हम लोग सेव करते हैं तो सी ड्राइव पे सेव करते हैं। सी ड्राइव में कोई फोल्डर होता है उसके अंदर सेव करते हैं, उसके अंदर कोई फोल्डर होता है उसके अंदर सेव करते हैं। तो वन बाय वन फोल्डर को ओपन करते जाएंगे तो आपका डेटा मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फाइल को सेव करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पे गया, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका एक हायरार्की सेट है और उस हायरार्की के आधार पे उस फोल्डर पे जाके सेव होता है। नेक्स्ट है to open file, moving and deleting file, renaming a file folder to delete file folder। तो फाइल को ओपन कर सकते हैं, मूविंग एंड डिलीटिंग फाइल डिलीट कर सकते हैं, रीनेमिंग फाइल एंड फोल्डर फाइल को रीनेम कर सकते हैं, फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं, डिलीटिंग ए फाइल फोल्डर फाइल एंड फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन टू अप्लाई बेसिक स्किल फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पर क्या है कि सिस्टम को कैसे केयर करना है एंड मेंटेनेंस कैसे करना है। इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए कि मेंटेनेंस हमेशा सिस्टम को करना है एंड केयर करना है। केयर का मीन्स है कि सिस्टम पे अगर किसी तरह के अनवांटेड साइट को ओपन कर दिए हैं उससे आपका मे बी वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, उसको आपको रेगुलरली एंटीवायरस से अपडेट करते रहना पड़ेगा एंड केयरफुली आपको सिस्टम को यूज करना है। अनवांटेड वेबसाइट, अननोन वेबसाइट पे आपको विजिट नहीं करना है ताकि आपका सिस्टम का जो भी मतलब स्पीड है वो आपका कंटिन्यूअसली रहे। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्ले ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ which is why it is crucial that you take care of them। We use them daily to pay bills, stream video online, play games, surf the internet, research for school assignment, and that is just on our own time। और कंप्यूटर का एक वाइटल रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा होता है जो डेली यूजेज का है। पे बिल हो गया, स्ट्रीम ऑफ वीडियो हो गया, ऑनलाइन पे गेम्स एनी एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो इंटरनेट रिसर्च फॉर स्कूल असाइनमेंट हो गया, स्कूल का डेटा हो गया। उसको प्रॉपरली आपको हैंडल करना है, प्रॉपरली उसको केयर करना है एंड ऑल्सो मेंटेनेंस करना है ताकि आपका डेटा लॉस्ट ना हो इन फ्यूचर में। नेक्स्ट है फास्टर कंप्यूटर। तो सिस्टम को फास्ट रखने का क्या है मीडियम। ओवर टाइम फाइल दैट आर स्टोर ऑन योर कंप्यूटर कैन बिकम disorganized and fragmented। This result in your computer taking longer to load and program and file access become delay। और सिस्टम को रेगुलरली अगर मेंटेन नहीं करते तो एक्सेस करने में डिले हो सकता है, सिस्टम स्लो हो सकता है एंड रेगुलरली उसको डिफ्रैगमेंट करना है। क्योंकि जो भी हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं तो वो जो भी डेटा जैसे तैसे स्टोर हो जाता है उसका मेमोरी पे, तो उसको हमको फ्रैगमेंट करना है, यानी डेटा को एक सिक्वेंशियल वे पे करना है ताकि मेरा मेमोरी जितना है उसको हम यूज कर सकें। अगर हम फॉर एग्जांपल एक क्लास पे
10 बच्चे बैठे हुए हैं, 10 बच्चे को हम इधर उधर बैठाएं, एक एक बेंच में एक बच्चे को बैठा दें तो 10 बच्चा से पूरा क्लास फुल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको ऑर्गेनाइज वे पे बैठाएं तो वहां पे 50 बच्चे को भी बैठा सकते हैं। दिस इज द कॉल्ड फ्रेगमेंटेड। एक्सपोज इशू, whether your computer is new or old, problem can pop us at any time. एक्सपोज इश्यूज का मीन्स क्या होता है? वेदर योर कंप्यूटर इज न्यू और ओल्ड, प्रॉब्लम कैन पॉप अस एट एनी टाइम। आप किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी टाइम पर उसको एक्सपोज कर सकते हैं, उसका रिड्यूस कर सकते हैं उसका प्रॉब्लम। अवॉइड वायरसेस, वायरस से अवॉइड करना है। व्हेन योर कंप्यूटर इज infected, several symptoms may be felt from annoying slow down to pop up message or contact emailing you about a strange email you apparently sent them। तो अवॉइड को वायरस को अवॉइड करना है, इन्फेक्टेड से सेव करना है, और उसका कुछ सिम्टम्स आता है उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके सिस्टम को कंटिन्यूअसली उसको मेंटेनेंस करते रहना है बाय द यूज ऑफ एंटीवायरस। क्लीनिंग द कीबोर्ड, सिस्टम को केयर करने का मीन्स क्या होगा कि सिस्टम का जो भी ड्राइव है उसको क्लीनिंग करते रहना है ताकि आपका कंटिन्यूअसली आपका वर्क को परफॉर्म कर सके। डीलिंग विथ लिक्विड्स, और वो जो कीबोर्ड है उसको हम लिक्विड के हेल्प से उसको क्लीन करें ताकि उसमें जो भी डस्ट हो उसको क्लीन कर सकें। क्लीनिंग द माउस, माउस को क्लीनिंग करें। क्लीनिंग द मॉनिटर, मॉनिटर को क्लीनिंग करें। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल। कंप्यूटर कीप your business running, but your computer is like a car, it need regular computer maintenance to perform its best। कंप्यूटर क्या है? एक कार की जैसा है, आपको रेगुलर मेंटेनेंस करते रहना है ताकि आपका सिस्टम कंटिन्यूअसली आपका स्पीड को बनाए रखे। प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस, योर कंप्यूटर फेस मेनी पोटेंशियल थ्रेट इंक्लूडिंग वायरस, मालवेयर एंड हार्ड ड्राइव फेलियर। तो अगर आप सिस्टम पे केयर नहीं करते हैं तो आपका सिस्टम फेल भी हो सकता है, तो इसलिए आपको केयर करते रहना है एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट करना है वायरस से, मालवेयर से एंड हार्ड ड्राइव फेलियर से। अगर आप उस टाइप का साइट को विजिट करते हैं जिससे आपका वायरस डाउनलोड हो सकता है, उस तरह का साइट को आपको विजिट नहीं करना है ताकि आपको सिस्टम को कंटिन्यूअसली स्पीड को बनाए रखे एंड हार्ड ड्राइव फेलियर ना हो। उसके बाद सेफ गार्डिंग अगेंस्ट मालवेयर। अब मालवेयर से कैसे हमको बचा जा सकता है? मालवेयर इज एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू डैमेज योर कंप्यूटर और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो मालवेयर से हमको कैसे बचना है? तो मालवेयर क्या है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया जाता है सिस्टम को डैमेज करने के लिए एंड डिजाइन किया जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। तो दिस इज द वर्क ऑफ द मालवेयर। सम अदर फंक्शन, बैकिंग अप योर कंप्यूटर, आने रेगुलरली आपको सिस्टम के डेटा को बैकअप करते रहना है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की हेल्प से ऑनलाइन बैकअप सर्विस एंड ऑनलाइन बैकअप सर्विस प्रोवाइड करवाना है ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी हार्ड डिस्क फेलियर हो जाए तो उस डेटा को आप रिकवर कर सकें। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस, हमेशा स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरस को करते रहना है। रिमूविंग स्पैम फाइल, टेम्पररी फाइल एंड फोल्डर। रिमूविंग स्पैम फाइल का मीन्स क्या होता है कि जो भी हम लोग इंटरनेट पे फाइल एक्सेस करते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो उससे अनवांटेड फाइल डाउनलोड हो जाता है और सिस्टम का मेमोरी को फुल कर देता है। इसलिए हम लोग उस फाइल को रिमूव करते रहना है, स्कैनिंग करते रहना है। टू कीप योर कंप्यूटर रनिंग स्मूथली, इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप फाइल एंड फोल्डर अनक्लस्टर्ड। और सिस्टम का वर्क को परफॉर्म कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस करने के लिए आपको फाइल को, फोल्डर को स्टोर करके रखना और क्लीन करना है अनवांटेड फाइल को। रन ए डिस्क क्लीनर एंड टाइम टू टाइम डिस्क क्लीनर को रन करना है और डिस्क को क्लीन करना है अनवांटेड फाइल एंड फोल्डर से जो बाय डिफॉल्ट इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड हो जाता है, उसको रिमूव करते रहना है, डिस्क को क्लीन करना है ताकि आपका जो डिस्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सके। ओके, थैंक यू।